हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव। मतलब इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोग भारत की मृदा माने मिट्टी, वनस्पति माने पेड़ पौधे और वन्यजीव मतलब वहाँ पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ के जंगलों में, वहाँ के वनों में। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले चैप्टर में जलवायु के बारे में पढ़ा था। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास मिट्टी को भी अपनी देखा होगा कि ये कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त होती है, तो कहीं चिकनी मिट्टी होती है ना, कहीं भुरभुरी मिट्टी होती है, रेतीली रवेदार मिट्टी होती है। तो आपने देखा कि ये अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं, हर जगह एक सी मिट्टी नहीं होती है। आप गंगा के किनारे जब चले जाते हैं तो बलुही मिट्टी, बालू की तरह मिट्टी मिलती है। तो इस प्रकार जो हमारा भारत जैसे विशाल देश है, यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो हमने बताया कि जलवायु हो, चाहे वनस्पति हो, मिट्टी हो, ये सब भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। कैसी, कहाँ की भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति समझ गए आप, जमीन वहाँ की कैसी है। तो अब हम जानते हैं भारत की मृदा के बारे में। मृदा माने मिट्टी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मिट्टी तो आप जानते हैं, लेकिन मिट्टी को क्या कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। तो यहाँ हम मृदा शब्द का उपयोग मिट्टी के लिए ही कर रहे हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी पतली जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, मिट्टी या मृदा। इसमें महीन धूल के कण होते हैं, रेत होती है, बजरी होती है, कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। इसे ह्यूमस भी कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। इन सब के मिलने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की। अब जैसे पहली मिट्टी है जलोढ़। हमने आपको पिछले में भी पढ़ाया था पाठ में कि नदियाँ जो बहा करके ऊपर से पर्वत से लाती हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो वो उसमें बहुत सारी खनिज पदार्थ, उर्वरक, तत्व तो रहते हैं, जिनके कारण वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और वो मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है, जो मलबा बहाकर लाती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा के, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए मलबों से बना है। जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो मलबा लाया गया है उससे जमा हुआ है। ये बहुत अच्छी, बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। जबकि प्रायद्वीप भारत में महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में भी इसका जमाव है, क्योंकि वहाँ मैदान में जा कर के हमने आपको बताया था कि नदियों की गति धीमी हो जाती है, वो डेल्टा बन जाता है, बीच में कुछ जमीन इकट्ठी हो जाती है और नदी जो है फैल फैल के चलने लगती है। तो वहाँ की भी ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में, इस तरह की मिट्टी में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि की फसलें अच्छे से होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो पहली थी हमारी जलोढ़ मिट्टी, समझ गए, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। दूसरी है काली मिट्टी। तो ये ब्लैक सॉइल, काली मृदा क्या है, यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। अब लावा जानते हैं, जहाँ ज्वालामुखी निकलता था तो उसका लावा बहता था, जो मैग्मा अंदर का निकल के बहता था। तो हमने आपको बताया, अभी 7th में भी आप पढ़ेंगे कि जो मैग्मा, वहाँ पे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये काली मिट्टी जो है उन्हीं क्षेत्रों पर पाई जाती है जहाँ ज्वालामुखी का निकलता है और उसका लावा जमा हो जाता है। तो लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, कपासी। इस मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी का और 2 नाम है, कपासी और रेगुर। इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए इसका नाम कपासी भी है, समझ लीजिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कपास की खेती कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो काली मृदा जहाँ होती है। यह मुख्य रूप से कहाँ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। अब दूसरी काली मिट्टी हो गई,
जलोढ़ मिट्टी हो गई। तीसरी है आपकी लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? पठारी भाग में। इनका रंग जो लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। ये वहाँ पाई जाती है जहाँ बहुत गर्म और सूखा पड़ता है, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यदि इस मिट्टी में उर्वरकों को और सिंचाई की जाए तो इससे भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह डाली जाए तो हो सकती है फसल अच्छी। अब अगली मिट्टी आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। अब हम एक एक मिट्टी के बारे में भी आपसे पूछेंगे, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। लेटेराइट मिट्टी जो हम क्यूज बनाते हैं वैकल्पिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का, वो इसी से लेकर के, इसलिए चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप बेस अच्छे से समझ लेंगे तो आगे की आपकी पूरी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। तो लेटेराइट मृदा क्या है? भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा, जहाँ पर ज़्यादा पानी बरसता है उस जगह पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की मृदा जो मिट्टी होती है वो पोषक तत्व पानी में घुल घुल कर रिस कर नीचे चले जाते हैं। ऐसी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो होती है, ये इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। ये पोषक तत्वों का इनमें अभाव पाया जाता है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागायती कृषि की जाती है। वहाँ पर पहाड़ी ढाल होते हैं जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी के पोषक तत्व तो बह जाते हैं। तो चाय वगैरह की खेती, काफ़ी है, काजू है, इधर पर होती है। अब अगली मिट्टी जो है आपकी वो है मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मृदा। ये भी आप जानते हैं कि भारत में यह मिट्टी कम वर्षा, जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं बरसता है वहाँ पर मिलती है। और वो क्षेत्र भी जानते हैं, भारत का राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है और गुजरात का कुछ हिस्सों में यह रेतीली और नमकीन बालू की तरह मिट्टी होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई के द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में भी गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। इस मिट्टी में भी उत्पादन करने लायक बनाई जा रही है। अब अगली मिट्टी आती है हमारी पर्वतीय मृदा। ये कहाँ पाई जाएगी? पर्वत में। तो भारत में इस प्रकार की मृदा या ये मिट्टी पर्वतीय पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में रहती है, जबकि पर्वतों की घाटियों पर ये मोटी परत में रहती है, ढाल में बह जाती है तो पतली परत इसकी रहती है। इसी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेती भी की जाती है। पहाड़ों पर सीढ़ी बना के, जैसे सीढ़ी बनाते हैं उस तरह से, भाई उनको सपाट तो कहीं मिलता नहीं है तो खेती कैसे करें, तो सीढ़ी नुमा खेती वहाँ पर होती है। और आपको ये जानना पड़ेगा कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा के कटाव, मिट्टी के कटाव और बहाव, जहाँ से मिट्टी कट के बह जाती है, हमने दिखाया ना लेटेराइट मिट्टी, तो यह इसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। इससे मिट्टी क्या हो जाती है? कम उपजाऊ हो जाती है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। और मृदा अपरदन, मिट्टी बह ना पाए, इसको रोकने के लिए हम जो करते हैं और उसका उपजाऊपन बनाए रखने के लिए उसको कहते हैं मृदा संरक्षण। हमको मिट्टी, जिस तरह हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है, जल का संरक्षण करना है, उसी तरह हमको मिट्टी का भी संरक्षण करना है। मिट्टी को भी अपनी उपजाऊ बनाना है, उसका कटाव ना हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेड़ों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं ये, और जब मिट्टी बंधी रहेगी तो उसका उपजाऊ तत्व जो बह जाते हैं वो भी नहीं बहेंगे। तो हमको मृदा संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए पेड़ों को लगा करके। तो ये तो रही आपकी मिट्टियों की बात। अब हम आते हैं वनस्पति। वनस्पति वहाँ की कैसी है, यानी पेड़ पौधे, झाड़ी, घास, ये सब वनस्पति कहलाती है। और आपको तो पेड़ पौधों पर ये सब अच्छे ही लगते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि अपने घर के आसपास पेड़ पौधे, कहीं झाड़ियाँ हैं, कहीं घास है ना, कहीं नीम का पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, नीम है, आम है, कहीं पर गुलाब, गेंदा, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, कहीं पर कम टहनी, कम पत्तियों वाले जैसे नारियल का पेड़, ये सब मिलता है। तो ये सब आप एक कॉपी में लिखिएगा कि आप यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है, किस तरह के पेड़ पौधे आपके क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं।
और इसमें जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती है और बढ़ती है वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। कुछ घास फूस देखिए हम लगाते हैं क्या, अपने से उग के आ जाते हैं, झाड़ियाँ हैं, तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। भारत की वनस्पति, अब आपने देख लिया कि अपने देश की वनस्पति कैसी है। भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान, वर्षा की आपने देखा सब चीज़ की विभिन्नता है। कहीं पर वर्षा अधिक हो रही, कहीं पर नहीं हो रही, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं का तापमान अलग है। तो इसी तरह इन सब पर तो वनस्पति निर्भर है, पेड़ पौधे भी। तो हमारी वनस्पति भी क्या है, भिन्न भिन्न है, कई तरह की है। एक जैसी पूरे भारत में पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कितने भागों में बांटा गया है, हमारी वनस्पति को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। 5 तरह की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग। एक है, पहला है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वन। 5वां है ज्वारीय या दलदली वन। तो अब हम पहले में आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये क्या होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वो उन वनों को हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ये पश्चिमी घाट देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन जो होते हैं तो वो इतने घने होते हैं, इतने घने और ऊंचे ऊंचे होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाता। और इन वृक्षों में की जो पत्तियां होती हैं ना, वो एक साथ सबकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, कभी किसी पौधे की पेड़ की गिरती है, कभी किसी पेड़ की गिरती है। तो इस तरह से दूर से देखने पर वो हमेशा हरे भरे ही दिखते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस इतने घने होते हैं कि किसकी गिर गई पत्ती किसकी नहीं। जबकि हमारे यहाँ मानसून ही है, तो हमारे यहाँ एक समय ग्रीष्म ऋतु में ही सब पेड़ों की पत्ती एक साथ गिर जाती है, तो हम कहते हैं पतझड़ आ गया। और फिर सब जैसे ही पानी बरसता है सबकी पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब वहाँ के पेड़ हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पत्ती गिराने का समय सबका अलग है। कोई की पत्ती दिसंबर में गिर रही है, किसी की मार्च में गिर रही है, किसी की मई में गिर रही है। तो इस तरह से वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सदाबहार वन। इनमें हमेशा बहार बनी रहती है ना। तो इसके मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी, रबड़ और रोजवुड। तो रबड़ कहाँ पाया जाता है, सदाबहार वनों में। अब आता है अगला आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये वन सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, सामान्य होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से लेकर पश्चिमी घाट तक पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनका एक निश्चित समय होता है, इनके ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां सब झड़ जाती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, मानसूनी वन। इनकी जो मुख्य पेड़ हैं, सागौन है, साल है, आबनूस है, पीपल है, नीम है, चंदन है, शीशम है, सहतूत है। और ये पर वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है। अगला आता है हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ये वन कम वर्षा, जहाँ 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। झाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पठार, जहाँ सूखे क्षेत्र हैं। यहाँ पानी की कमी होने के कारण इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, कटीली होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इनकी प्रमुख वनस्पतियाँ हैं कीकर, खैर, बबूल, खजूर और कैक्टस। अब आते हैं हम पर्वतीय वन पे। तो ये वन पर्वतों में पाए जाते हैं, है ना। पर्वतीय क्षेत्र भी हमारे भारत में बहुत है। इन वनों को पर्वतों की ऊंचाई भी प्रभावित करती है। तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार शंकुआकार पर्वतीय वन मिलते हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, इनको कहते हैं शंकुधारी वृक्ष। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, तिकोने से हो जाते हैं, त्रिभुज के जैसे। यहाँ के वृक्ष चीड़ है, पाइन है, चेस्टनट है, ओक है, देवदार तथा मंगोलिया है। तो इस तरह ये पर्वतीय वन हो गए। अब हम आते हैं ज्वारीय एवं दलदली वन। इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं, जो या समुद्र के जहाँ ज्वार भाला भाग होता है
जहाँ पानी उठता है वहाँ पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं खारे पानी में रह सकते हैं। ये कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन जगहों पर। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है गंगा नदी का डेल्टा। और यहाँ विशेष रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी। इसीलिए इस वन को क्या कहते हैं? सुंदरवन। तो आपको मालूम होना चाहिए जो आज ये सुंदरवन कहलाते हैं, इनका नाम क्या है? सुंदरवन। और इन्हें एक और नाम से जानते हैं, मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं वनों से हमें लाभ क्या क्या है। तो वनों से हमें बहुत सारे, आप चित्र से देख सकते हैं, हमें दवाइयाँ मिलती हैं, घर बना सकते हैं, खेलने का सामान, ईंधन है, फल है, रबड़ है, बहुत सारी चीज़ें हमें वन से मिलती है। वन हमारे अनेक उद्योगों को चलाने में सहायक होते हैं। हमारी वायु को, हवा को शीतल ठंडी रखते हैं, मिट्टी को नम रखते हैं, है ना, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, और बाढ़ को रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। इस तरह की पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं। अब हम आते हैं जीव जंतु। जीव जंतु में आपने देखा होगा कि कुछ तो पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम घर में पाल लेते हैं, मगर कुछ जानवर जंगल में ही रहते हैं, है ना, उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। तो वन्य जीव भी हमारे यहाँ बहुत, पालतू जानवर तो हम सभी जानते ही हैं, वन्य जीव भी बहुत तरह के पाए जाते हैं। लेकिन अब लगातार वनों की कटाई होती जा रही है, जिससे इन वन्य जीवों को खतरा उत्पन्न हो रहा है, और इसके कारण उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। पशुओं में बाघ, सफ़ेद हाथी, काला हिरण, ये सब अब कम दिखाई दे रहे हैं। गिद्ध है, गौरैया है, ये सब, इनकी भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। अच्छा, ये वन्य जीव जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं कि नहीं? पालतू तो हम जानवर पाल लेते हैं, तो वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि जो गिद्ध पक्षी है वो क्या करता है? मरे हुए पशुओं के मांस को खा लेता है, तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। नहीं तो सब मरा हुआ पड़ा रहे और गंदगी रहे। इस तरह से बहुत सारे अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए। हमारी सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी विहार, इस तरह से बनाया जा रहा है। और कुछ प्रवासी पक्षी साइबेरियन भी आते हैं, आप देखते होंगे, जो ठंड के में हमारे इधर गर्मी के क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और आपको जो भी कम दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।